से पहले हम लोग ओजोन लेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसा कि अभी कुछ बच्चों ने यहाँ पूछा। तो ओजोन लेयर्स रिएक्शन का मीनिंग है एल्कीन की डिसोसिएशन। जब +1 में ओजोन लेयर्स करते हैं तो हमारा कंसर्न एल्कीन, बेंजीन, एल्काइन सब होता है। जब +2 में ओजोन लेयर्स करते हैं तो ओजोन लेयर्स ओनली पार्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एंड एल्डिहाइड कीटोन्स है तो सिर्फ एल्कीन्स की ओजोन लेयर्स है और किसी की नहीं है, जब हम एंट्रेंस की जगह स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ओजोन लेयर्स रिएक्शन कहता है आपने कोई भी एल्कीन लिया, आपने उसमें ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर या डाई मिथाइल सल्फाइड डाल दिया। इन दोनों रिएक्शन कंडीशन का मतलब सेम है। आपने सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों साइड सी डबल बॉन्ड ओ लगा देना। दिस इज आवर अल्टीमेट, राइट। अब इसमें हमने इन बॉन्ड्स को डिस्टर्ब नहीं किया है, तो इनको आपने डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ओजोन लेयर्स द फीचर ऑफ unsaturated hydrocarbons. They react with ozone in the presence of zinc and water or dimethyl sulfide in order to give aldehyde and ketone. प्रोडक्ट क्या बनेगा वो एल्कीन के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। लेट से आपके पास एल्कीन आ गया, कुछ ऐसे दे दिया। अब इस एल्कीन की ओजोन लेयर्स करनी है तो यहां से प्रोडक्ट बनाना है। यहां पर 2 कार्बन है, यहां पर 3 कार्बन। तो जो आपकी लेफ्ट सेगमेंट आई वहां से CH3 CHO आ गया, जो राइट सेगमेंट आई वहां से CHO ये बना। So it is the product said to be acetaldehyde and propane aldehyde. So when pen2ene is ozonized, it gives acetaldehyde and propane aldehyde. अब बताइए कौन सा मॉलिक्यूल था जो आपसे नहीं होगा। जब आपके पास साइक्लिक की ओजोन लेयर्स हुई, ये डेफिनेटली थोड़ा डिफरेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इस कंपाउंड की आपको ओजोन लेयर्स करनी है। अब इस कंपाउंड की ओजोन लेयर्स का प्रोडक्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है ढूंढने में। आपने ये CC बॉन्ड ढूंढना है। बच्चे करते लाइन पूरी एक्सटेंड कर देते, डोंट नो, सिर्फ C डबल बॉन्ड C डिसोशिएट होना है। ये रिंग ऐसे थी, टूट गई तो खुल गई, पूरी एक्सचेंज हो। जब आप साइक्लिक को ओपन चेन लिखेंगे तो आप स्ट्रक्चर को रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो एक तो बेस्ट तरीका है कि आप ऐसे ही स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें और यहां पर डबल बॉन्ड हो लगा दें। लेकिन ऐसा प्रोडक्ट एग्जाम में एक्सेप्ट नहीं हो पाता, उसको स्ट्रेट से लिखना होता है। तो बेस्ट है नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7। ये फर्स्ट कार्बन क्या है CH3, सेकेंड कार्बन क्या है कीटोन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 1 2 3 4, ये चारों क्या है CH2, फिर क्या है CO CH3। ये आंसर आ गया। सो आप जब नंबरिंग कर लेते हैं तो प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन कन्वीनियंट हो जाती है। जितना कोई मॉलिक्यूल आपके पास मेरे को एनालिसिस कर रही थी, ये हुआ ही नहीं। जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालना हो तो लेट से इससे निकालना है, तो इन दोनों को आपने आमने सामने बनाया और इनको हटाकर डबल बॉन्ड लगा दिया। जब हमने रिवर्स करना हो तो ओजोन लेयर्स प्रोडक्ट में C डबल बॉन्ड O इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उनको आमने सामने बनाइए, बीच से ऑक्सीजन निकालकर डबल बॉन्ड जनरेट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 ही लिखा था मैंने अपनी तरफ से, गलती से 2 है, मैंने गिने भी 4 ही थे। बोलिए।
इंटर कन्वर्जन बाद में कट ही लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, which acid of each pair here would you expect to be stronger? तो क्वेश्चन इज अबाउट एसिडिक कैरेक्टर, लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए, which acid of each pair, which acid of each pair would you expect to be stronger? पहला कंपाउंड आपको दिया है, पेयर दिया है, CH3CO2H एंड CH2FCO2H। हमें बताना है ईच पेयर में विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड एंड वी हैव टू गिव सर्टेन रीजन। इसमें लिखा नहीं है रीजन, पर हम तो लिखेंगे ही तभी हम समझ पाए। स्नेहल, which of them will be stronger acid? What is the point of difference? Fluorine. What is the nature of fluorine? Electron withdrawing or releasing? Withdrawing. So withdrawing means more acid. So this will be the stronger acid. So our answer would be, as fluorine is minus I substituent, later one will be stronger acid. Right? Fluorine has minus I effect, इसलिए वो stronger acid हो गया। नेक्स्ट में दिया इन्होंने CH2FCO2H एंड CH2Cl CO2H। पहले में हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन था, इसलिए हमने मेंशन किया कि फ्लोरीन का माइनस आई है और पहले वाले में नहीं था, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे पास इस केस में दोनों ही हेलोजन है, दोनों का ही माइनस आई है, तो हम किस बेस पे डिफरेंशिएट करेंगे, स्ट्रॉन्गर माइनस आई। किसका स्ट्रॉन्गर माइनस आई होगा, फ्लोरीन का। सो फ्लोरीन हैज स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट, सो इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है CH2F, CH2CH2COH and CH3CHF, CH2CO2H. What is the point of difference in the compound? Very good. तो आप कैसे लिखेंगे विच वन इज स्ट्रॉन्गर एसिड, सेकंड और फर्स्ट? सेकंड। रीजन, माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस, माइनस आई इफेक्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। सो माइनस आई इफेक्ट सेकंड वाले में स्ट्रॉन्गर है, फर्स्ट वाले में वीकर। लास्ट वन is CF3COH and CH3COH. अगेन द सेम थिंग, आपके पास CF3 का स्ट्रॉन्गर माइनस आई, CH3 का प्लस आई। बेटर टर्म है CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन और CF3 का इनवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। इनवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, एसिडिक करेक्टर को एनहांस करेगा। क्लियर हो गया? Any other question? Some reasoning and all, interconvergence of लास्ट में पकड़ेंगे।
2 to 6 है। क्वेश्चन लिखिए, साइक्लोहेक्सेनोन forms cyanohydrin in good yield but 2 to 6 trimethyl cyclohexanone has poor yield. तो साइक्लोहेक्सेनोन की यील्ड अच्छी है और 2 to 6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन की यील्ड पुअर है। गिव रीजंस। कोई बताएगा आप में से? लिखें, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन is nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction is adversely affected by steric hindrance. साइनोहाइड्रिन की एडिशन एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो, अल्कोहल, साइनोहाइड्रिन, सोडियम बाइसल्फाइड, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ाओगे रिएक्शन फॉल, जितनी हिंड्रेंस ज्यादा होगी रिएक्शन फॉल करेगा। इस चैप्टर में 3-4 क्वेश्चन है जिसमें ऑर्डर पूछे हुए हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ऑर्डर लिखो। तो एल्डिहाइड्स आर स्ट्रॉन्गर देन कीटोन्स and among aldehyde aliphatic are stronger than aromatic. among ketones steric hindrance जिसमें ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी पुअर हो जाएगी। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में होता क्या है, मेरे पास कीटोन के पास साइनाइड ने अटैक करना है, लेकिन अगर मैंने यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर दी तो अटैक पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। देखते ही समझ में आ रहा है कि ये मिथाइल जो है वो क्राउड का काम करेंगे। सो क्राउडिंग इफेक्ट के कारण रिएक्शन रेट पुअर हो जाएगी। दोबारा रिपीट करूंगा, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में मेजॉरिटी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, कोई दूसरा कैटेगरी नहीं। तो अगर पूछा रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा और इसकी कम क्यों है, अगर आप स्ट्रक्चर बनाने में कामयाब हो गए तो देखें किसमें भीड़ ज्यादा दिख रही है, तो जिसमें भीड़ ज्यादा होगी उसके लिए रिएक्टिविटी फॉल कर जाएगी। अमोनिया डेरिवेटिव का एडिशन हो, साइनाइड का एडिशन हो, वाटर का एडिशन हो, अल्कोहल का एडिशन हो, सोडियम बाइसल्फाइड हो, साइनाइड, इस चैप्टर में एक ही कैटेगरी रिएक्शन है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, उसकी रिएक्टिविटी हिंड्रेंस से एडवर्सली अफेक्ट होनी है। तो अगर 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 में एक ही रीजन है, बस आपको रीजन देते हुए ये ध्यान रखना है कि आप मॉलिक्यूल गलत ना चुने। जिसमें आपने स्टेरिक हिंड्रेंस बोला है उसमें सचमुच में हिंड्रेंस है, राइट? दिस इज द ओनली थिंग व्हिच यू हैव टू टेक केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन वाला कोई क्वेश्चन? उसके मैंने एनसीईआरटी की इंटरनल रिविजन करानी, बोलो। ओके, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। तो पूरी स्टोरी लंबी वाली नहीं बोलूंगा, जो उसने बोली मैं छोटे में लिखवाऊंगा। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एस्टर
from carboxylic acid and alcohol in acidic condition, product must be removed. Product must be removed as soon as it is formed. किसी भी क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट लिखी हो, एक ही आंसर है। रिएक्शन इज रिवर्सिबल, सो इन ऑर्डर टू फोर्स फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट शुड बी, इनऑर्गेनिक आ जाए ऑर्गेनिक आ जाए, अगर ये स्टेटमेंट लिखी है प्रोडक्ट हैज टू बी रिमूव्ड एज सून एज इट इज फॉर्म, द ओनली रीजन इज रिवर्सिबल, राइट। यहां पर उन्होंने प्रोडक्ट नहीं लिखा था, उन्होंने कहा था एस्टर और वाटर शुड बी रिमूव, बस वही एक लंबी सी लाइन में आधी सी लाइन वही किया है, हमने उसकी जगह प्रोडक्ट लिखी। तो आपके पास कोई भी रिएक्शन आ जाए, इनऑर्गेनिक हो ऑर्गेनिक हो, अगर उसने कह दिया कि प्रोडक्ट को रिमूव करना जरूरी है जैसे ही वो बनता है, तो ओनली एक्सप्लेनेशन इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो ली चैडलियर प्रिंसिपल कहता है as soon as product is removed and reaction shift in forward direction. ली चैडलियर नाम याद रह जाए तो नंबर जल्दी मिल जाएंगे, नहीं याद रहे तो गलत नहीं लिखना, यानी ली चैडलियर की जगह कॉलरॉच लिखाना है, तो गड़बड़ हो जाएगा, नाम तो अटपटे सीधे कोई तो लिखो, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी धक्का नहीं मारना है। आपके पास प्रोडक्ट इसलिए रिमूव करना है बिकॉज रिएक्शन इज रिवर्सिबल, तो आप क्या लिखेंगे, एसिडिक हाइड्रो एसिडिक रिएक्शन, सॉरी एसिडिक एस्टेरिफिकेशन इज रिवर्सिबल, so in order to increase the yield product has to be removed, right। एसिडिक वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक कंडीशन का रिएक्शन इरिवर्सिबल होता है, तो अगर आपने रिएक्शन करवाना है, वैसे तो एसिडिक में ही होता है, एस्टर तो हाइड्रोलिसिस दोनों में होता है, आपने अगर रिएक्शन को एसिडिक कंडीशन में कैरी किया है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो प्रोडक्ट हैज टू बी रिमूव्ड एज सून एज इट इज फॉर्म, राइट। आपको जब भी आप स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैंने आपको कहा आपको 3 किताबों का ध्यान रखना है, एक एनसीईआरटी, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पल और कोई एक हेल्प जो स्कूल लेवल के लिए बनी है, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिले, राइट। आपके पास इस साल कैसे पेपर आ रहे हैं आपको पता, आपने प्री बोर्ड दिए हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान में रखना है, और ऑब्जेक्टिव में लगभग एंट्रेंस लेवल के ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, जेई और नीट के ही क्वेश्चंस, तो आपको उन्हीं को हैंडल करना पड़ रहा है, राइट। तो आपके पास उस क्वेश्चन के लिए आपकी प्रिपेयर्डनेस, उसके लिए एम्पल क्वेश्चन है, जैसे अभी मैंने इसके एग्जाम आइडिया ली, मैं उसका पेज पलट के ही देख रहा था कि ऑब्जेक्टिव कहाँ है, तो मुझे लगा हाँ उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है, पैराग्राफ भी है और 8-10 सेक्शन, गुड है, so that is the way we have to, राइट। लिमिटेड क्वेश्चन बैंक होगा, हमारे असाइनमेंट से कर रहे हो तो उसमें तो पता ही है 400 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन है, कितनों को हैंडल करोगे, और वो सब चीजों के लिए टारगेटेड है, वो सिर्फ स्कूल के लिए टारगेटेड है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है क्या, पढ़ दें, स्ट्रक्चर है, अच्छा। An organic compound contains an NCERT question, an organic compound contains 69.77% carbon, 11.63% hydrogen and rest oxygen. Molecular mass of compound is 86. Molecular mass of compound is 86.
It does not reduce tolerance reagent. It does not reduce tolerance reagent, but forms an addition compound. But forms an addition compound with sodium bisulfite and gives iodoform test. On vigorous oxidation, on vigorous oxidation, it gives ethanoic acid and propanoic acid. अगर मुझे सिर्फ प्रोडक्ट जानना है तो आंसर 2 पेंटेनॉल है और उसके लिए इतनी सी नॉलेज बहुत है, राइट। लेकिन मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है तो ये थोड़ा मुझे स्टेटमेंट्स ऐड करनी पड़ेगी, सिस्टम ऐड करना पड़ेगा। अगर सिर्फ प्रोडक्ट फाइंडिंग है तो ये वर्ड ही बहुत है, राइट। यहां लिख दिया कि ये टॉलरेंस रिएजेंट नहीं देता, सो इट शुड नॉट बी एन एल्डिहाइड। ये कंपाउंड सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देता है तो ये कीटोन है, और ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है तो ये मिथाइल कीटोन है, राइट। इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड देता है तो ये 2 पेंटेनॉल है। इसने एक इथेनोइक एसिड दिया और एक प्रोपेनोइक एसिड दिया। हमें पता है पॉपऑफ रूल से ऑक्सीडेशन होगी, और ये कंपाउंड जो है कहां से आया होगा, ये मिथाइल कीटोन ऐसे आया। वैसे ये जो कंपाउंड है वो इससे भी आ सकता है, सेम प्रोडक्ट आएगा, लेकिन ये कंपाउंड जो है वो आइडोफॉर्म नहीं दे सकता, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया। आइडोफॉर्म होने के लिए मिथाइल कीटोन होना जरूरी है। एल्डिहाइड कीटोन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2nO, CnH2nO। यहां से देखो, मैं दोबारा इस स्ट्रक्चर के तक पहुंचूंगा। आपके पास CnH2nO, so molecular mass must be 14n plus 16, that is equals to 86, so n is equals to 5। इसका मतलब 5 कार्बन का एल्डिहाइड या कीटोन, और एल्डिहाइड नहीं है ये तो क्लियर हो गया क्योंकि टॉलरेंस नहीं दे रहा, so it is only possible it is a 5 कार्बन कीटोन। अब 5 कार्बन कीटोन की कई पॉसिबिलिटीज हो सकती है। 5 कार्बन कीटोन ये हो सकता है, 5 कार्बन कीटोन ये हो सकता है, 5 कार्बन कीटोन ये हो सकता है। ये सारे जो हैं वो 5 कार्बन कीटोन्स हैं, लेकिन सिर्फ यही कंपाउंड है जो ऑक्सीडेशन पर इथेनोइक और प्रोपेनोइक देगा और आइडोफॉर्म देगा। आइडोफॉर्म ये दोनों देंगे, लेकिन ये कंपाउंड प्रोपेनोइक नहीं देगा, ये एसीटोन देगा, राइट। सो ओनली पॉसिबल स्ट्रक्चर इज, समझेगा? अब आपकी कैलकुलेटर की कार्बन कितने परसेंट लिखा था? 77 पॉइंट, कितना था? 69.77। और हाइड्रोजन कितना था? 11.63। सम टोटल करो, 100 से माइनस करो, ऑप्शन बता दो।
क्या होगा, 18.6 इज ऑक्सीजन। तो आपने इसको 12 से, इसको 1 से, इसको 16 से डिवाइड किया। तो आपके पास ये एक अप्रोक्सीमेशन स्ट्रक्चर। अभी आपने क्या किया, 5.8 डिवाइडेड बाय 1.16, 5, 11.63 डिवाइडेड बाय 1.16, 10, और 1.16 डिवाइडेड बाय 1.16, दैट इज। तो आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया C5H10O। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है 60 plus 10 plus 16, that is 86. It is equal to molecular mass. So molecular formula is C5H10O। तो अगर मुझे मोल कंसेप्ट के जरिए इसको एक्सप्लोर करना है तो मैं ऐसे करूंगा। तो मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए कि अगर आपको ढूंढना पड़े तो कैसे ढूंढना है, राइट। उसके बाद तो धक्के से भी कैलकुलेशन हो जाती है वंस वी नो द प्रोडक्ट, राइट। तो कहीं ना कहीं हम गोल गोल आंसर करके भी अपने आप को सेव कर सकते हैं। इसमें किसी स्टेप में कोई कंफ्यूजन, क्या किया क्यों किया, क्लियर है सभी को। हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना होता है परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। जो वैल्यू आ जाती है सबसे छोटी वैल्यू सबको डिवाइड करना है, एक होल नंबर रेशियो बनानी है जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमें n देता है कि हमने एम्पिरिकल फॉर्मूले को किस नंबर से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास बराबर है, इसलिए एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर है। अगर आप इसे सिस्टमेटिकली लिखना चाह रहे हैं 3 मार्क्स या 4 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो पहले ये निकालेंगे, फिर हम ये लिखेंगे एज इट हैज 5 कार्बन it can be an aldehyde or a ketone as general formula suggests, but it does not give tolerance reagent, so it cannot be an aldehyde. So only possible ketones are 3 possible ketones which we had. The only one which will give ethanoic and propanoic is 2-pentanol. Then your answer is perfect. Teacher cannot deduct even a half. Right? तो आपके पास इस तरह से आपको ट्रैक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटर कन्वर्जन स्टार्ट। एनसीईआरटी वाली इंटर कन्वर्जन करा रहा हूं। इस चैप्टर में काफी सारे इंटर कन्वर्जन हैं जिन पर फोकस करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, how will you bring about the following conversions in not more than 2 steps? This is the first chapter where it is a limit applied to you, not more than 2 steps. Otherwise there is no limit कितने भी स्टेप में आप इंटर कन्वर्जन। फर्स्ट है प्रोपेनोन टू प्रोपीन, प्रोपेनोन टू प्रोपीन। हमने आपको कहा आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है ताकि आपके लिए ट्रैक करना आसान हो कि आपको क्या बनाना है। स्कूल लेवल एग्जाम में ये एरो मत लगाइएगा, मैनी टाइम टीचर थिंक कि आपने सीधा ही बना दिया बिना कुछ डाले, तो डोंट डू इट। तो मुझे यहां से यहां तक जाना है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, रिडक्शन करवा के डिहाइड्रेशन करा दूंगा। तो मैं अगर इसकी रिडक्शन कराता हूं सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो ये अल्कोहल बन जाता है। अल्कोहल में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दूं
डिहाइड्रेशन होगी, प्रोपीन बन जाएगा। सो प्रोपेनोन से प्रोपीन बनाना है तो पहले रिडक्शन करवानी है, फिर एल्कीन बनाना है। अल्कोहल से एल्कीन और एल्काइल हैलाइड से एल्कीन, दो से ही आपने एल्कीन बनाना है पूरे पेपर में। अगर किसी रिएक्शन में आपको एल्कीन की नीड है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट्स आर अल्कोहल और एल्काइल। एल्काइल हैलाइड से बनाओगे तो क्या रिएजेंट डालोगे? अल्कोहलिक ओएच। अल्कोहल से बनाओगे तो क्या रिएजेंट डालोगे? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बनाने के तरीके कितने भी हो, आपने रिएजेंट लिमिटेड यूज करने हैं, राइट। सेकंड है बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड टू बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड किसी रिड्यूसिंग एजेंट से डायरेक्टली नहीं बनता। So no reducing agent can convert benzoic acid to benzaldehyde directly. डीकार्बोक्सिलेशन से बेंजीन बन जाएगी। क्लोरीन करोगे तो क्लोरीनेशन हो जाएगी, फिर एल्डिहाइड कैसे बनाओगे? हाँ, दो स्टेप है। आपको अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बनाना है, बेस्ट है आप उसकी रिडक्शन करवाइए और पीसीसी डाल दीजिए। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कन्वर्ट्स कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल, एंड अल्कोहल में पीसीसी या MnO2 डालेंगे और हमें बेंजल्डिहाइड। उन्होंने कैसे बनाया? रिडक्शन नहीं कराइए बेटा, वो तरीका ये है कि हमने इसमें SOCl2 डाल के एसिड हैलाइड डाल दिया। अब एसिड हैलाइड से रोजनमन रिडक्शन करा दी, पैलेडियम इन बेरियम सल्फेट, राइट। पैलेडियम इन बेरियम सल्फेट डालेंगे तो रिडक्शन से अल्कोहल एल्डिहाइड, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल बनाना है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल का मतलब हो गया CH3CHOH CH2CH। जब मैंने इसको और क्लोजली देखा तो मुझे पता चला कि ये बीटा एल्डोल है। अब हमने लास्ट क्लास में लिखा था कि एल्डोल मींस कार्बन नंबर डबल होगा, और यहां भी कार्बन नंबर डबल होगा। इट मींस मुझे सिर्फ ये काम करना है कि अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना है। किससे बनाऊं? पीसीसी, राइट। सो दिस इज वेरी सिंपल कन्वर्जन। अगर आपको ये याद रह जाए कि जो प्रोडक्ट है वो बीटा एल्डोल है, अगर आपको जो लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया वो याद रह जाए कि एल्डोल कंडेंसेशन कार्बन नंबर डबल करता है, राइट। तो कार्बन नंबर अपने आप ही डबल। तो जैसे ही आप एल्डोल सोचेंगे
आपको पता चलेगा कि आपको एल्डिहाइड बनाना है। तो एल्डिहाइड बनाने के लिए मुझे अल्कोहल को पीसीसी से ट्रीट करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बेंजीन टू मेटा नाइट्रोएस्टोफिनोल। बेंजीन टू मेटा नाइट्रोएसिटोफिनोल। मेटा नाइट्रोएसिटोफिनोल, जो बच्चे ऑर्गेनिक से डरते हैं उनको स्ट्रक्चर कभी याद नहीं रहता है, थोड़ी कोशिश करें, थोड़ी प्रैक्टिस करें। इस क्वेश्चन में एक कहानी है जो क्वेश्चन में डाली गई। आप डायरेक्टली बेंजीन की एसिटाइलेशन भी करा सकते हो और नाइट्रेशन भी करा सकते हो। एसिटाइल ग्रुप भी मेटा डायरेक्टिंग है और नाइट्रो ग्रुप भी मेटा डायरेक्टिंग है। तो पहले नाइट्रो डाल दो, ये मेटा पे आ जाएगा, ये डाल दो, ये मेटा पर आ जाएगा। लेकिन इस रिएक्शन को कराने का मतलब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन किसी भी डीएक्टिवेटेड बेंजीन पर नहीं। आज ऑब्जेक्टिव टेस्ट में भी ये क्वेश्चन था कि बेंजोइक एसिड पर फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होता क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड इज डीएक्टिवेटेड। तो किसी भी डीएक्टिवेटेड रिंग पर फ्रीडल क्राफ्ट नहीं कराना है, राइट? अगर आपको इंटर कन्वर्जन डर लगता है तो अपनी नोटबुक के ऊपर वाले एरिया में बड़ा बड़ा लिख लो, डीएक्टिवेटेड बेंजीन पर फ्रीडल क्राफ्ट नहीं कराना है। अगर आपने ये करवा दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, राइट? ना एल्काइलेशन ना एसाइलेशन, कोई भी माइनस आर सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होना है, राइट? तो हमें सबसे पहले इस पे एसाइलेशन करवानी पड़ेगी। एसाइलेशन के लिए CH3COCl AlCl3 की प्रेजेंस में डाला, एसिटाइल बेंजीन बन गया। इसके ऊपर नाइट्रिक एसिड और H2SO4 के मिक्सचर का रिएक्शन करवाया, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोल। तो इस रिएक्शन में नाइट्रेशन पहले कराओगे तो भी नेक्स्ट रिएक्शन मेटा पर होगा, एसिटाइलेशन पहले कराओगे तो भी नेक्स्ट रिएक्शन मेटा पर ही होगा, लेकिन आपको नाइट्रेशन पहले नहीं कराना है। नेक्स्ट इज बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोल। नेक्स्ट इज बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोल। बेंजोफिनोन का मतलब है डाइफिनाइल। तो एक तरह से आपने H की जगह पर कीटोन बनाना है। आप यहां पर अपने लिए हिंट लीजिए, सिमेट्रिकल कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड, सिमेट्रिकल कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड इफेक्टिवली by decarboxylation. डीकार्बोक्सिलेशन कौन सी? कैल्शियम सॉल्ट की या मैंगनीज की? तो हमने सबसे पहले इसे बेंजोइक एसिड बनाना है।
हमने इसमें KMnO4 एसिडिक कंडीशन में डाला, ये बेंजोइक एसिड। अब हमने इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालकर हीट कर दिया, तो ये बेंजोफिनोल बन गया। आपको पता है कि यहाँ पर MnO भी डाला जा सकता है, जैसा आपने क्लास में किया, राइट? इधर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैंगनीज ऑक्साइड। तो जब सिमेट्रिकल कीटोन बनाना हो, कार्बन नंबर बढ़ाना हो, ढूंढिए कोई ऐसा जरिया कि रिएक्टेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट? फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल के हीट कीजिए, सिमेट्रिकल कीटोन विल बी आउट। तो आपने इंटर कन्वर्जन से मेरे से इंटर कन्वर्जन खाली नहीं समझनी है, रीजन समझना है ऐसा क्यों सोचा। नेक्स्ट इज ब्रोमोबेंजीन 2, ब्रोमोबेंजीन 2 1 फिनाइल इथेनॉल। तो मुझे ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल बनाना है। अभी यहां मुझे 2 कार्बन बढ़ाने, अगर एक कार्बन बढ़ाना होता तो मैं साइनाइड डाल के कुछ करवा देता। मुझे 2 कार्बन बढ़ाने हैं और सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है। 2 कार्बन बढ़ाकर सेकेंडरी अल्कोहल सिर्फ ग्रिगनाट बना सकता है। सेकेंडली एराइल हैलाइड रिएक्टेंट है, एराइल हैलाइड कोई और रिएक्शन देती ही नहीं, दे ओनली गिव रिएक्शन ऑफ ग्रिगनाट। तो जब मेरा रिएक्टेंट एराइल हैलाइड हो तो मैं कोई डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं करवा सकता। एराइल हैलाइड से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होती है, बिकॉज दे आर इनर्ट हैलाइड्स। तो मैंने सबसे पहले इसको ग्रिगनाट बना दिया। ग्रिगनाट बनाना भी आसान होता है, मैग्नीशियम इन ईथर डालना है। So here we get magnesium in ether, so MgBr से रिएक्शन। अब CH3CHO डाला, हाइड्रोलिसिस करवाई और मेरे पास ये कंपाउंड आ गया। तो मेरे पास ये रिएक्शन ग्रिगनाट रिएजेंट के जरिए सबसे आसानी से परफॉर्म होगा। राइट, नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड 2, बेंजल्डिहाइड 2 3 फिनाइल प्रोपेन 1 O। इट इज अ डिफिकल्ट रिएक्शन, ये डायरेक्टली आपकी इमेजिनेशन में जाए ये कह पाना मुश्किल काम है, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज करनी है। आपको यहां पर CH2 CH2 CH2OH लगा, तो आपके पास ये कंपाउंड नॉर्मल कंडीशन में नहीं बनाए जा सकते जब तक आपकी रिगरस प्रैक्टिस नहीं है। तो मेरी एडवाइस है कि इस रिएक्शन को
2-3 बार घर पर प्रैक्टिस करिए कि आपको क्लिक हो कि ऐसा करना चाहिए। अभी ये कंपाउंड जो रिएक्शन में करवाने जा रहा हूं वो क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल CH3 CHO एंड हीट। तो मुझे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिनाम एल्डिहाइड मिल जाएगा। सिनाम एल्डिहाइड में निकल डालूंगा और ये कंपाउंड। लेकिन आपके लिए अपने लेवल पे ये सोच पाना एक बहुत डिफिकल्ट काम है, राइट? तो जब आपने एल्डिहाइड में कार्बन नंबर बढ़ाना हो और उसे एल्कोहल बनाना हो तो आप एल्डोल का सहारा ले सकते हैं। एल्डोल क्रॉस एल्डोल कराना है या सेल्फ एल्डोल कराना है वो आपको देखना पड़ेगा। सेल्फ एल्डोल सिर्फ तब है जब कार्बन नंबर डबल करना हो और बीटा हाइड्रोक्सी जैसा कुछ बनाना, राइट? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, चाहे आप इस रिएक्शन को स्टार मार्क कर लें, अगर ये पेपर में आ गया तो आपके लिए चैलेंजिंग होगा। आपको इसको बार बार लिख कर करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। नेक्स्ट है बेंजल्डिहाइड 2, बेंजल्डिहाइड 2 अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। अब ये नाम ही ऐसा है कि जिन्हें नॉमेनक्लेचर में परेशानी है तो स्ट्रक्चर ही नहीं ढूंढ पाएंगे। आपके पास फिनाइल एसिटिक एसिड, अभी एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि जब आपने रिएक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ी, चैप्टर इन डिटेल पढ़ा, तो आपने अल्फा हाइड्रोक्सी वर्ड पढ़ा। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड सिर्फ साइनोहाइड्रिन से बनते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड साइनोहाइड्रिन से बनते हैं, तो मुझे साइनोहाइड्रिन बनाना है। So only one thing I have to perform here is CHO का एडिशन KCN HCN से करवाऊं। ऐसा करने से साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। साइनोहाइड्रिन इज अल्फा हाइड्रोक्सी साइनाइड। जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बन जाएगा। हमने इसको अंडर एसिमेट्रिक इंडक्शन भी पढ़ा था। इस रिएक्शन का पर्पस कायरलिटी इंट्रोड्यूस करना है, पर स्कूल लेवल एग्जाम में सिर्फ अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड की प्रेपरेशन। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप रेड मार्क कर सकते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। तो जहां भी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड लिखा है वहां साइनोहाइड्रिन बनाना है। इंटर कन्वर्जन में टाइम एंड अगेन पूरे साल बोलता रहा हूं, ये ऑर्गेनिक में सबसे चैलेंजिंग इसलिए होता है कि पूरा चैप्टर आता हो तभी समझ में आता है। सारे रिएक्शन फटाफट आंखों के सामने घूम रहे हो तभी ये क्लिक होता है, क्योंकि इंटर कन्वर्जन का मतलब रिएजेंट भी अपने पास से सोचना है, प्रोडक्ट भी अपने पास से सोचना है। सिंपल एबीसीडी वालों में कुछ तो दिया होता है, हिंट मिल जाता है, राइट? यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ सिर्फ रिएक्टेंट का नाम और प्रोडक्ट का नाम। और दूसरा बड़ा चैलेंज, बहुतों को तो नॉमेनक्लेचर में ही हार्ट टाइट होता है, जब स्ट्रक्चर ही नहीं बनाना आता तो प्रोडक्ट कहां से होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपको ऑर्गेनिक से 1% भी डर लगता है तो डेली 15 मिनट इंटर कन्वर्जन, वो इंटर कन्वर्जन करें जो आपकी एनसीईआरटी और एग्जाम बहुत, राइट? लगभग हर एंट्रेंस में भी घुमा फिरा के नीचे तक क्वेश्चन आ जाते, स्कूल तो छोड़, राइट? तो आपको इन इंटर कन्वर्जन को परफेक्ट,
एम्पल टाइम है, अगर अभी डट जाएं कि नहीं तो शाम को या सवेरे एक बार इंटर कन्वर्जन लिखे ही प्रैक्टिस करें ताकि नाम और स्ट्रक्चर याद हो। नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड 2। बेंजोइक एसिड 2 मेटा नाइट्रो बेंजाइल मेटा नाइट्रो बेंजाइल। अब मुझे इस कंपाउंड को मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। मेरे पास रिडक्शन के क्या क्या तरीके ढूंढ सकता हूं। मुझे यहां पर बेंजोइक एसिड से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, तो मुझे रिडक्शन किसी से भी करा दो, कोई हाइड्राइड डोनर हो बेंजाइल अल्कोहल बना देगा। पर चैलेंज ये है कि नाइट्रेशन से पहले रिडक्शन नहीं करवा सकते, और नाइट्रेशन के बाद रिडक्शन कराएंगे तो नाइट्रो रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो हमें कोई ऐसी रिएक्शन कंडीशन ढूंढनी है जो नाइट्रेशन के बाद रिडक्शन करवाए और फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस हो और नाइट्रो रिड्यूस ना हो। जब आप ऐसा कोई रिडक्शन ढूंढते हैं तो पूरी ऑर्गेनिक में आपने सिर्फ सोडियम बोरोहाइड्राइड पढ़ा है जो सिलेक्टिव रिडक्शन करता है, राइट। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्रेट की दिक्कत है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन नहीं करता, राइट। वो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन नहीं करता। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट से नाइट्रो तो बचा दूंगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता। मैं कोई दूसरा रिएजेंट डालता हूं तो वो नाइट्रो को रिड्यूस कर देता है। इसलिए मुझे पहले बेंजोइक एसिड को एसिड हैलाइड बनाना है। मुझे पहले बेंजोइक एसिड को एसिड हैलाइड बनाना है SOCl2 डाल के। अब नाइट्रेशन करानी है। अब दिक्कत क्या है, मैं ऐसा करता हूं तो 3 स्टेप रिएक्शन, अगर मैं ऐसा करता हूं तो एक और स्टेप लेने पड़ेगा, राइट। सब पेपर में और कुछ नहीं किया जा सकता, एरो के ऊपर 1 एरो के नीचे 2 एंड वी विल क्लब द 2 रिएक्शन, राइट। तो एरो के ऊपर 1 एरो के नीचे 2 और 2 reactions will be clubbed 1. So here we add sodium borohydride. क्योंकि अगर मैंने पहले अल्कोहल बना दिया तो अल्कोहल बेंजाइल है, तो वो इसको ऑर्थो पैरा पे भेजेगा, मेटा पे क्वेश्चन कुछ आ मेटा पे तो लगाया। मेटा रिलेटिव पोजीशन है, मैंने जानबूझ के इसे लगाया क्योंकि बच्चे रट लेते हैं ये ऑर्थो ये मेटा पैरा, ऐसा नहीं होता। इट इज अ रिलेटिव पोजीशन। इस कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ये ऑर्थो ये मेटा ये पैरा, राइट। क्लियर है। So these are the important interconversions in this chapter जो आपके पास यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद आपने पूछा नाम बोले, वेरी गुड। बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल एथेनोइक एसिड। ओके, ये तो पिछले चैप्टर में आ चुकी है, अल्कोहल में हम कर चुके हैं इसे।
तो ये मेरे पास बेंजाइल अल्कोहल है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है फिनाइल एसिटिक एसिड। इसमें स्टेप कंडीशन नहीं आती कि आपने इतने स्टेप नहीं करना है। तो यहां पर आपने PBr3 डाल दिया, PBr3 डालने से ये ब्रोमो बन गया, ब्रोमो में आपने KCN डाल दिया, ऐसा करने से ये CH2CN बन गया और आपने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो ये आपके पास फिनाइल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट। कोई ऑक्सीडाइज नहीं डालना, आपको कुछ सोचना ही नहीं ना, एल्डिहाइड तो अपने आप सेंसिटिव है। टॉलेंस रिएजेंट से जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता हो वो तो पी से KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट, नाइट्रिक एसिड कुछ डाल दो। बोलो क्वेश्चन नंबर क्या है? 12.17 17 में फर्स्ट वाला, फोर्थ वाला, बेंजीन से डाइफिनाइल कीटोन, ठीक है ना। बेंजीन से डाइफिनाइल कीटोन बनाना है तो क्या करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट बेंजोइलेशन। आपने ये कंपाउंड से ये कंपाउंड बनाना है तो आप इसमें एरोमेटिक कीटोन बनाना चाहते हैं तो आप इसमें CH3COCl AlCl3 डाल दीजिए, बनता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हुआ, एसाइलेशन हो गई और डायरेक्ट कीटोन बन गया। और कोई सेवेंथ में आपके पास क्रॉस एल्डोल है, ये क्रॉस एल्डोल है, बेंज एल्डिहाइड और प्रोपेनल का रिएक्शन है, बना के समझाता हूँ, थोड़ी सी कहानी है इसमें। क्योंकि प्रोपेनल दिया, इथेनॉल नहीं दिया, इथेनॉल दिया होता तो आसान होता। बेंज एल्डिहाइड क्वेश्चन दिया है, बेंज एल्डिहाइड और प्रोपेनल का रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH कराना है। NaOH एल्डिहाइड चैप्टर में एक ही काम के लिए यूज किया गया है, उसका नाम एल्डोल है। आपके पास ये क्रॉस एल्डोल है बेटा, ये CH3CHO, इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके सामने बनाना है आपने, प्रोपेनल। So here we have to make it like this. So इसने इधर आया, ये इधर आया, ये इधर आया, तो मेरे पास प्रोडक्ट बन गया C6H5 CHOH CH2CHO CH, right? So it is cross है। आपके पास कोई एल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन दिखे, NaOH KOH बेरियम हाइड्रोक्साइड लिखा हो, इट इज एल्डोल। एनीथिंग एल्स? अभी मैं आपको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के बारे में एक एक लाइन लिखवाना चाहता हूँ। इथाइल, क्वेश्चन नंबर, इथाइल एक्रिलेट, एस्टेल्डिहाइड टू इथाइल एक्रिलेट, एस्टेल्डिहाइड टू इथाइल एक्रिलेट, ये कैसे CH3CHO से
CH डबल बॉन्ड CH CO C2H। दो में तो कैसे बनाए? बड़ा नाजायज रिएक्शन पूछा। अनीशा राणा जी ने पूछा। खैर उन्होंने भी नहीं पूछा है, प्रदीप ने पूछा है। ये कंपाउंड है, राइट? तो मेरा थोड़ा काम तैयार हो गया, राइट? अब मेरे पास इतना हिस्सा तो मिल गया। अब मुझे इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो टॉलेंस रिएजेंट डाल देता हूँ, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट के बिना कोई और डालूंगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा। तो मुझे ये रिड्यूस नहीं करना है, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। अब मैं अल्कोहल का रिएक्शन कराऊंगा, ये एस्टर बन जाएगा। मैंने तो बना दिया, आप पेपर में भी सब राइट, क्योंकि टॉलेंस क्लिक ही नहीं करेगा। बीटा एल्डोल का आपने अनसैचुरेटेड बनाना है, क्रॉस एल्डोल कराना है, ये सारी चीजें करेक्ट होंगी। क्या प्रीवियस ईयर में आया क्या लिख रहा प्रदीप वाला साइड में? अच्छा ओके। नहीं नहीं, इसमें बैक एक्सरसाइज वो खुद देता है ना, अलग अलग होता है। नहीं नहीं नहीं, चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज मैंने घुसा तो ऐसे बोल रहा पूछ रहा, उसने ये इसलिए पूछ रहा है कि भाई मैंने भी की थी, मुझे नहीं मिला ना, इसलिए पूछ रहा है। किसी क्वेश्चन के लिए ऐसे रिएक्ट नहीं करना। कूल की काम, अगले 3 महीने काम होने के हैं, एंट्रेंस के बाद चाहे सामने आने छिपे रहते, लेकिन एंट्रेंस तक खुद को कूल रखो, क्योंकि प्रेशर बहुत तरह का आना है ना? अगर हम किसी की बात से प्रेशर लेंगे तो सिलेबस का प्रेशर तो पता नहीं क्या क्या जाना है। आज क्लियर है? चलो डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट सैटरडे टेस्ट कोई डाउट नहीं, सब टाइम वेस्टेज है। सैटरडे आई एम नॉट, आई विल नॉट टेक एनी डाउट्स फ्रॉम यू। और 5 मिनट की एक रिएक्शन है, अभी तो पढ़ के क्यों नहीं आए? ड्रामेबाजी करते रहते हो। अगर तुमने टेस्ट नहीं देना है सैटरडे, संडे ले लूंगा, बट सैटरडे क्लास में पढ़ता नहीं है, सारा कुछ तो कर लिया, और अगर अभी तक करके नहीं आया तो क्यों नहीं करके आया? अच्छा, ये हमने अपनी तरफ से लिया, क्योंकि हमें एक्रोलिन बनाना था, है ना? एक्रोलिन बनाने का और कोई तरीका नहीं था। ठीक है, टेस्ट बताओ, संडे देना सैटरडे देना? मैं टेस्ट सैटरडे को बना के रख दूंगा, जिसने सैटरडे को देना सैटरडे को दे दो, जिसने संडे को देना दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन, राइट? किसी को डाउट लेने होंगे तो 10 मिनट के मुश्किल तुम्हारे डाउट होते 3 बजे आके रख है। सो नेक्स्ट इज अबाउट डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। आपने जिन टेस्ट को अपने लिए तैयार करना है, पहला है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एनी एल्डिहाइड फ्रॉम एनी कीटोन। एनी एल्डिहाइड फ्रॉम एनी कीटोन, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट यूज करना है। वैसे कैटेगरी के कीटोन देते हैं जो हमने 1 हाइड्रोक्सी 2 कीटोन किए, लेकिन स्कूल लेवल एग्जाम में वो नहीं आते। स्कूल लेवल एग्जाम में टॉलेंस रिएजेंट मींस एनी एल्डिहाइड एंड एनी, आपको एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करना है, तो वैरायटी ऑफ रिएक्शन है, पर आप अपने लिए टॉलेंस रिएजेंट तैयार करें, जिसका दूसरा नाम सिल्वर मिरर टेस्ट है। सेकंड आपके स्पेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। स्पेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए तैयार करें। अगर आपको एलिफेटिक एल्डिहाइड को एरोमेटिक से डिस्टिंग्विश करना है,
तो फेलिंग रिएजेंट टेस्ट यूज करना है। एलिफेटिक देंगे, एरोमेटिक नहीं। क्लियर हो गया? तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, देखो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में आपको अपनी तरफ से लिखना होता है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिखो। तो अगर मुझे कोई रिएक्शन आया है, एक एल्डिहाइड को एक कीटोन से डिस्टिंग्विश करना है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ कौन सा टेस्ट यूज करूंगा? टॉलेंस। एलिफेटिक एल्डिहाइड को एरोमेटिक एल्डिहाइड से डिस्टिंग्विश करना है, तो मैं कौन सा टेस्ट यूज करूंगा? दैट इज फेलिंग। मुझे एल्डिहाइड या कीटोन को किसी और फंक्शनल ग्रुप से डिस्टिंग्विश करना है, तो 2,4-DN, राइट? किसी एल्डिहाइड कीटोन को किसी दूसरे से करना है। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड आ गया, इथेनॉल एंड इथेनॉल आ गया, देन यू विल गो फॉर 2,4-DNP। एल्डिहाइड कीटोन्स देंगे और बाकी फंक्शनल ग्रुप्स नहीं देंगे। So 2,4-DNP test or Brady's reagent test is the test for distinguishing any aldehyde or ketone from any other functional. आपको एसीटोन और एस्टोफिनोन को डिस्टिंग्विश करना है, तो सोडियम बाइसल्फाइड ओनली, राइट? एसीटोन और एसिटोफिनोन को डिस्टिंग्विश करना है, then you should go for sodium bisulfite test. एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन को डिस्टिंग्विश करना है, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन को डिस्टिंग्विश करना है, देन ओनली आइडोफॉर्म। एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन को डिस्टिंग्विश करना है, देन यू शुड गो फॉर आइडोफॉर्म टेस्ट। एसिटोफिनोन देगा, बेंजोफिनोन नहीं। कोई स्ट्रक्चरल कंफ्यूजन? CH3CO C6H5 एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन है डाइफिनाइल कीटोन। क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल। उसके बाद लास्ट आपके पास आ जाता है एस्टेल्डिहाइड एंड एनी अदर एल्डिहाइड। एस्टेल्डिहाइड फ्रॉम एनी अदर एल्डिहाइड इज टॉलेंस। एल्डिहाइड्स में सिर्फ एस्टेल्डिहाइड टॉलेंस आइडोफॉर्म टेस्ट। Estaldehyde from any other aldehyde is idoform. Among aldehyde, only estaldehyde gave idoform. No other aldehyde gave idoform test. Clear है? लीबरमैन नाइट्रोसोमीन इस चैप्टर का रिएक्शन नहीं है, वो सेकेंडरी अमीन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। इस चैप्टर में आपको उस पर काम नहीं करना। हाँ बोलिए। हाँ जी। गैब्रियल थैलिमाइड अमीन्स का रिएक्शन है, इस चैप्टर में क्या करोगे? गैब्रियल थैलिमाइड अमीन की प्रिपरेशन है, प्राइमरी अमीन। जब अगले वीक पढ़ेंगे ट्यूसडे को, तो उसके रिएक्शन भी चाहिए। हाँ जी। हाँ, उसके पास उसके बाद तो कोई टेस्ट ना। हाँ जी। जो आपका दिल करे वो आप दे सकते हैं। आपका दिल करे मॉक टेस्ट देने का दिल कर रहा है, मैंने फुल सिलेबस 3 घंटे का टेस्ट देना, आप दे सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेसिकली दैट इज नॉट द टाइम टू come to the office. That is the problem. Because when you come to the classroom, you don't spend that much time only which is there for the classes. You spend a lot more time with gossiping, either आना जाना, कहानी, right? Better है self study. I will be available after that for you during your board exam. 24 से 28 के बीच का टाइम है। 24 से 28 के बीच, 25, 26, 27 3 days I will be available for it also, right? लेकिन मैं चाहता हूँ इफेक्टिव लर्निंग। ये नहीं कहानी सी, जैसे देवा साहब कह रहे हैं अमीन्स के रिएक्शन के लिए अगली क्लास लगा लो, लॉजिक है। 2 मिनट का रिएक्शन है, उसके लिए टालने वाली बात होने। अब मुझे इसकी बात सुन के तो दिल कर रहा था अभी रख दो। 24 तारीख को जेई का पेपर है, तो यहाँ करने क्या आएगा?
सीधा आ टेस्ट दे घर जा. Why you will spend time on aldehyde ketones? Right? तेरे को टेस्ट देना है तो 25 तारीख को दे दे, 24 की रात को दे दे. तेरे पास किसी और के लिए टाइम ही नहीं है. तो 24 को फ्री हो जाएगा. तुझे किसी के साथ टाइम वेस्ट नहीं करना है. आइए, पढ़िए, डाउट लीजिए, नजर. नो स्टॉपेज रिक्वायर्ड. जिनका 31 को टेस्ट है फिर भी 5 दिन तेरे से ज्यादा ही है. तेरा 24 को पेपर है, क्या करेगा इधर उधर घूम के? 25-26 घूमियो, उन्हें चढ़ाइयो. मैं तो फ्री हूं, तुम पढ़ रहे हो तो तू करेगा ही, पता है ना, इसी तरह बोल रहा हूँ. राइट. सर प्लीज 24 तारीख को जिनका पेपर है, और किसी को 25 को डिस्टर्ब ना करें. उसके पेपर से पहले उसको पेपर भी मत भेजें. बच्चे पूछेंगे क्या आया था, बोला मुझे नहीं पता, खुद जाओ. 24 वाले के 25 वालों को किसी को भी 24 वाले को फोन नहीं करना. उसका फोन बंद कर दो, ब्लॉक कर दो, डोंट अटेंड. इट विल क्रिएट इम्बैलेंस इन योर माइंड. आप अपनी तैयारी छोड़कर उन क्वेश्चंस की तरफ चले जाओगे जो 24 को पूछे. अपना पेपर अपने हिसाब से देखे आओ. मेडिकल वालों के मैंने 2-4 टेस्ट लेने 29 के बाद. 2229 में सिर्फ आपकी क्लास के लिए 2 दिन आना है. मैं आऊंगा 24 को और 26 को, सिर्फ इस बैच के लिए. राइट. ओनली फॉर योर क्लास आई विल कम एट 24 and 26. किस चीज का? इकतीस के बाद रख देंगे, 2-3 रख देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. ऑनलाइन वाले कुछ पूछना है? चलिए फिर बाकी अगली क्लास में.